चला चल राही यूं ही चला चल राही जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कृपा शंकर की, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में 21 साल हो चुके हैं। कृपा शंकर, इन 21 सालों में कुछ ऐसी कुश्तियां भी होंगी जो आपको कभी जिसे आप भुला नहीं सकते, जो बहुत ही यादगार रही होंगी। कुछ ऐसी घटनाएं कुछ याद आती हैं आपको? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि मैं 1989 में एशियाई कैडेट कुश्ती जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, वहाँ ईरान के केडी मोहम्मद पहलवान को 8-1 अंक से हराया था। और वो कुश्ती आज भी मेरे को पूरी तरह याद है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल लेवल पर जब ही खेला था और वहाँ पे जो मैंने तहलका मचाया था, तो उससे मेरी काफ़ी हिंदुस्तान में प्रशंसा हुई है। माँ बाप ने काफ़ी इंकरेज किया है मेरे को और कहा कि शाबाश बेटा। मेरी माँ ने मुझे शाबाशी दी, बोले कृपा आज जीता है, आगे हमें और मेडल चाहिए, घर परिवार की चिंता मत कर। जब ये बैक सपोर्ट मिलता है घर से, तो खिलाड़ी काफ़ी फिर चिंता नहीं रहती है, फिर खिलाड़ी काफ़ी आगे तक जाता है। एक घटना याद आती है 2005 के जो केपटाउन में हुए थे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। आपसे कई बार बात भी हुई, उस कुश्ती को आप कभी नहीं भूलते, उसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वो काफ़ी अच्छा क्षण है मेरे लिए कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो केपटाउन 2005 में आयोजित हुए थे, उसमें मैंने नाइजीरिया के पहलवान को ग्रीको रोमन स्टाइल में पटकनी दे मारी। और जबकि मैं लास्ट के 10 सेकंड तक मैं 2 पॉइंट से हार रहा था, और जब मैंने घड़ी की तरफ खेलते खेलते घड़ी की तरफ लुक किया तो 10 सेकंड बचे थे। मैंने जय बजरंग बली बोल के, और ढाक टेक्निक होती है, वो मार दी और 3 पॉइंट मिले और बिगुल बज गया, टाइम समाप्त हो गया। वो एक तरह से मैं अपने आप को गिफ्ट मानता हूँ उस मेडल को। और हालांकि मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो ग्रीको रोमन स्टाइल है वो एक अलग कुश्ती होती है, उसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, और उसमें मेरा सिलेक्शन किया गया था फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में। तो 2 गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए एक सरप्राइज था वहाँ पर। कृपा शंकर, देखा गया है कि जो भारी वजन के पहलवान होते हैं उनकी बड़ी मांग होती है भारत में, खासकर दंगलों में। और जो हल्के वजन के पहलवान भी होते हैं, अपनी मांग को बढ़ाने के लिए वो वजन बढ़ाने की होड़ में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनके पतन की कहानी भी शुरू हो जाती है। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप अपना वजन बढ़ाएं तो आपकी भी मार्केट डिमांड हो और आपको भी दंगलों में खूब पैसा मिले? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं वेट गेन कर लेता हूँ तो फिर उस लेवल पर या उस वेट कैटेगरी में जाके अपने आप को मेंटेन करने में मेरा वो समय नहीं है अब कि मैं उस वजन में अपने आप को वापस से मेंटेन कर सकूँ। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, तो अभी कुश्ती जो है वो हिंदुस्तान के गाँवों में ज़्यादा बसती है, और वहाँ पर जो भी देखने वाले प्रशंसक है या जो भी ऑडियंस है या खेल प्रेमी जनता है, वो ज़्यादातर भारी पहलवानों को पसंद करती है, चाहे वो इतने अच्छे लेवल का पहलवान नहीं है। तो कुश्ती जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग है और एक ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। इनके फ़र्क की वजह से ही हमारी कुश्ती काफ़ी कई बार पिछड़ जाती है पहलवानों की। जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग में कुछ और मोमेंट होते हैं, मैट के ऊपर जब कुश्ती हो जाती है तो रेसलिंग शूज कस्टम डाल के खेलना पड़ता है। मैट चेयरमैन, रेफरी और जज, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, उनके रूल्स के अंतर्गत खेलना पड़ता है और एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। तो ये कुश्ती एक रूल से बन जाती है, जबकि इंडियन स्टाइल रेसलिंग में कोई रूल्स निर्धारित नहीं होता है। तो इन कुश्तियों का जब हम आपस में पहलवानों को दोनों खेलने की अनुमति देते हैं, एक बार आपने सुना होगा बीच में कि रेसलिंग फेडरेशन ने बैन लगा दिया था, जो इंडियन स्टाइल रेसलिंग जो भी पहलवान नेशनल कैंप पर खेलेगा तो उसको हम आउट कर देंगे कैंप में से। तो ये एक अच्छा कदम था, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो पहलवानों को पैसा कहाँ से मिलता है? वो इंडियन स्टाइल रेसलिंग से मिलता है, गाँव से मिलता है। क्यों नहीं इतने अच्छे पहलवान मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जबकि एक ज़माने में बहुत अच्छे पहलवान हुआ करते थे? महाराष्ट्र में जबकि जहाँ मारुति माने, गणपत आंदलकर और इतने दिग्गज पहलवान हुआ करते थे, हरीशचंद्र बिराजदार थे, उसके बाद वो ठहराव की स्थिति आ गई। क्या लगता है आपको इसके पीछे? इसके बहुत से कारण हैं, जैसे कि वहाँ पे जो इंडियन स्टाइल कुश्ती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं गांव में भी, और वो जो वहाँ के जो उस्ताद खलीफा है उनका स्तर वो नहीं है, वो अंधविश्वासों में ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको इंदौर की कहानी बताता हूँ, अपने ऊपर मैंने देखा है कि वहाँ पे एक उस्ताद है, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उन्होंने मेरे से कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हो कृपा शंकर, एक चीज़ देता हूँ, आप लंगोटी में रख लो, आप उससे वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करोगे।
तो आज भी अंधविश्वास जो है, अगर किसी बच्चे को, बच्चा तो कोरा कागज होता है, किसी बच्चे को वो चीज़ रखने को देता है और बच्चा गलती से कुश्ती जीत गया, बाई चांस वो दिन उसका अच्छा है और कुश्ती जीत गया, तो उसके मन में तो अंधविश्वास काम कर गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पुराने उस्ताद खलीफा कई इस तरह के मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में इस तरह के जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। और एक शिक्षा का अभाव है कुश्ती में, तो वो जब तक दूर नहीं होगा पहलवानों में, हालांकि नॉर्थ इंडिया में पहलवान काफ़ी स्मार्ट है, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, और इसीलिए मैं ज़्यादा समय तक इधर आके ट्रेनिंग करता हूँ, और यही कारण है कि आगे परफॉर्म कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। पहलवानों को अगर तरक्की करनी है, अपने खेल में सुधार करना है, तो जाहिर सी बात है कि उसे अंधविश्वासों से बचना होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ हल्के फुल्के क्षणों के बारे में, पलों के बारे में बात करेंगे कृपाशंकर से। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला